नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम लेके आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि एसएससी के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम और इस प्ले लिस्ट में हम सभी के सभी प्रीवियस ईयर पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चनों को ही बात कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जल संचय यानी कुंट और टांका का उपयोग किया गया था? यह अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी के टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन था, ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में जल संचयन के लिए कुंड और टांके का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 प्रतिलोम, ऑप्शन 2 समानुपातिक, ऑप्शन 3 प्रत्यय, ऑप्शन 4 कोई भी संबंध नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रतिलोम, जो कि ब्याज दर और मुद्रा के बीच के संबंध को बताता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑप्शन 1 विस्थापन, ऑप्शन 2 दोहरा विस्थापन, ऑप्शन 3 अपघटन, ऑप्शन 4 संयोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अपघटन होता है। जब विद्युत धारा को जल में प्रवाहित किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया अपघटन की होती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, गोविंद जी नर्तनालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 नागालैंड, ऑप्शन 4 त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मणिपुर में गोविंद जी नर्तनालय स्थित है। अगर आपको भी कोई प्रश्न आ रहा है तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिए और चेक कीजिए आपको कितना कुछ आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि 2021 में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 नागालैंड, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से जिसे पोलियो के रूप में भी जाना जाता है अपनी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? ऑप्शन 1 जॉन्डिस, ऑप्शन 2 एक्जिमा, ऑप्शन 3 इक्वोइस इक्वोथियस, ऑप्शन 4 पेम्फिगस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जॉन्डिस है, जो पीलिया का कारण बनता है, जिसमें आंखें पीली हो जाती है और नाखून पीले हो जाते हैं, त्वचा पीली पड़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव सत्याग्रह पर छापा मारा गया था? ऑप्शन 1 सूर्य सेन, ऑप्शन 2 रास बिहारी बोस, ऑप्शन 3 बादल गुप्ता, ऑप्शन 4 एमू कालानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 सूर्य सेन के टाइम में चटगांव सशस्त्रागार पर छापा मारा गया था। चलिए क्रांतिकारियों के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि प्रीमियम लीग 2023 क्रिकेट उद्घाटन मैच निम्न में से
किस स्थान पर खेला गया था? ऑप्शन 1 चेन्नई, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मुंबई में महिला प्रीमियर लीग 2023 का उद्घाटन मैच खेला गया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्ष 2022 में एक मसौदा नीति बनाई थी। कौन सी नीति बनाई थी यह पूछा गया है। ऑप्शन 1 कर्नाटक ने बनाई थी, ऑप्शन 2 तेलंगाना ने, ऑप्शन 3 तमिलनाडु ने, ऑप्शन 4 केरल ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तमिलनाडु के द्वारा यह मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए यह देश के शासन के लिए दिशा निर्देशों को प्रदान करता है, ऑप्शन 2 ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, ऑप्शन 3 ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ऑप्शन 4 ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यह न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। यह कथन गलत है, बाकी सभी के सभी सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संविधान संशोधन विधेयक 2021 से लोकसभा में कब पेश किया गया था? ऑप्शन 1 27 सितंबर 2021 को, ऑप्शन 2 29 मार्च 2021 को, ऑप्शन 3 30 नवंबर 2021 को, ऑप्शन 4 28 अप्रैल 2021 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 30 नवंबर 2021 को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के सही ढंग से प्रभावित करता है? ऑप्शन 1 यह वन के योगदान में वृद्धि करने की एक नई रणनीति है, ऑप्शन 2 यह केवल हर्बल उत्पादकों का उपयोग करने की एक नई रणनीति है, ऑप्शन 3 यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है, ऑप्शन 4 यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की एक रणनीति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर जैसे कि गेहूं चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है, जो कि हरित क्रांति को संदर्भित करती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाध्य या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश के देने का विस्तृत होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के प्रति आवश्यक प्रतीत होगी। तो यह कहा गया है। चलिए जानते हैं कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन 1 अनुच्छेद 257, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 261, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 247, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 123। तो यह सब कहा गया है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 257 में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण भारत में महिलाओं का कार्यभार भागीदारी सबसे अधिक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 1307 और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्न में से
किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन 2 मदुरा, ऑप्शन 3 देवगिरी, ऑप्शन 4 द्वार समुंदर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1307 और 1308 में दक्षिण में पहला अभियान देवगिरी के खिलाफ देवगिरी के क्षेत्र में हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्न में से किस प्रकृति की कार्यात्मक इकाई रूप में दर्शाया जा सकता है? यानी किसको प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन 1 पारिस्थितिक तंत्र को, ऑप्शन 2 वाहन को, ऑप्शन 3 मनुष्य को, ऑप्शन 4 वनस्पति को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 पारिस्थितिक तंत्र को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है ट्राइसरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? ऑप्शन ए 2 मेथाइल प्रोपेन 2 एल्कोहल, ऑप्शन 2 1 एथाइल प्रोपेन 3 एल्कोहल, ऑप्शन 3 1 मेथाइल प्रोपेन 3 एल्कोहल, ऑप्शन 4 1 प्रोपाइल प्रोपेन 3 एल्कोहल। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेन 2 एल्कोहल ट्रिसरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि रुद्र दमन के निम्नलिखित में से शिलालेखों में कौन सा संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? ऑप्शन 1 चिरांद, ऑप्शन 2 मेहरौली, ऑप्शन 3 गिरनार, ऑप्शन 4 प्रयाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गिरनार, जो कि रुद्र दमन के द्वारा संस्कृत भाषा में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि गगन नारंग का संबंध ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, वह कौन सा ओलंपिक था? ऑप्शन 1 एथेंस 2004, ऑप्शन 2 लंदन 2012, ऑप्शन 3 रियो 2016, ऑप्शन 4 बीजिंग 2008। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लंदन 2012 में गगन नारंग ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किस फिल्म यानी अमर भूपाली, जो एक या दो भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? तो वह कौन थी संगीतकार? ऑप्शन ए मन्ना डे, ऑप्शन 2 देवव्रत विश्वास, ऑप्शन 3 हेमंत मुखर्जी, ऑप्शन 4 किशोर कुमार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मन्ना डे के द्वारा बंगाली और मराठी में गीत गाए थे, जो कि अमर भूपाली फिल्म थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूछा गया है किस संगीतकार रचिता की जोड़ी जो वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित की गई है? ऑप्शन 1 सलीम और सुलेमान, ऑप्शन 2 सचिन और जिगर, ऑप्शन 3 आनंद और मलिंद, ऑप्शन 4 जतिन और ललित। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आनंद और मलिंद को 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गर्मियों के महीनों में पूर्वी जटधारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी किस अक्षांश में बहती है? ऑप्शन ए 28 डिग्री नॉर्थ में, ऑप्शन 2 30 डिग्री नॉर्थ में, ऑप्शन 3 24 डिग्री नॉर्थ में, ऑप्शन 4 14 डिग्री नॉर्थ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 14 डिग्री नॉर्थ में गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेट धाराएं प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी अक्षांश में बहती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है अरबी भाषा और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता मदरसे में कब खोला गया था? ऑप्शन ए 1781 ईस्वी में,
ऑप्शन 2 1774 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1783 ईस्वी में, ऑप्शन 4 1772 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 1781 ईस्वी में कोलकाता में मदरसे खोले गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देवता और उसकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने की और इच्छाएं प्रदान करने की के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 मढ़ई महोत्सव, ऑप्शन 2 सौराष्ट्र सभा, ऑप्शन 3 विश्वकर्मा पूजा, ऑप्शन 4 छठ पूजा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 छठ पूजा, जो कि सूर्य देवता के लिए समर्पित है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, भारत के किस भाग में गर्म हवा या लू चलती है? ऑप्शन 1 उत्तर और उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन 2 पूर्व और पूर्वोत्तर में, ऑप्शन 3 पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन 4 दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 उत्तर और उत्तर पश्चिम में, यानी राजस्थान और राजस्थान के पश्चिम हिस्से में यह हवाएं चलती है, जो कि लू कहलाई जाती है। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।